नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, कहीं भी अन्याय होना, हर जगह न्याय के लिए खतरा है। तो क्या वाकई ऐसा है? और अगर है तो हाथरस हादसे के पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? आज के शो में इसी मुद्दे पर मैं बात करने जा रही हूं। हाथरस हादसे को लेकर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से बताया गया किस तरीके से भगदड़ हुई, क्या इंतजाम किए गए थे, किसका क्या रोल रहा, घटना के लिए जिम्मेदार कौन। लेकिन 300 पन्नों की इस रिपोर्ट में हाथरस हादसे के लिए जिम्मेदार माने जा रहे सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का दूर दूर तक जिक्र तक नहीं है। तो आखिर जिस शख्स को सुनने, देखने और जिसके चरण रज लेने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ आ गई, उस शख्स का नाम तक नहीं लिया गया। इसी पर बात करेंगे और वो चंद सवालों के साथ हमने तैयारी की है कि आखिर हादसे के लिए क्या सिर्फ आयोजक ही जिम्मेदार? हादसे का ठीकरा आयोजकों पर ही क्यों फोड़ दिया गया? रिपोर्ट में सत्संग बुलाने, प्रवचन करने वाले सूरजपाल का जिक्र तक क्यों नहीं किया गया? और सवाल महत्वपूर्ण यह भी, क्या बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है, वो भी तब जब लापरवाही के कई सबूत, चश्मदीद गवाह मौजूद हैं। रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने एक्शन लिया। एसडीएम, सीओ समेत 6 अफसरों को निलंबित, सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सूरजपाल को लेकर सस्पेंस तो अभी बाकी है। सवाल है, क्या इसके पीछे भी वोट बैंक है? फिर हादसे को साजिश का नाम देकर बाबा को बचाने की क्या कोशिश की जा रही है? तो इन तमाम सवालों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार देखिए। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। हमारी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता। हमारे गरीब लोग हैं, ज़्यादा कुछ इनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारे ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा, हमारा परिवार भी गायब कर दिया जाएगा। प्रोग्राम खत्म करने के बाद अपने काफिले के साथ निकले, रूट डाइवर्ट करके निकाला गया बाबा को। उसी टाइम वहाँ की पब्लिक उनकी रजधूल लेने के लिए उन्होंने उससे गाड़ी निकलने से पहले ही वहाँ पर अपना माथा टेक लिया था। आस्था के प्रति अपना सर झुकाए खड़े हुए थे। पांडाल से जैसे पब्लिक निकली, जो लोग झुके हुए थे आस्था के स्तर से, उन पर पब्लिक चढ़ती गई, पीछे से रेला लगा। काफ़ी मात्रा में इकट्ठे लोग थे और उनके ऊपर जब दब गए, वहाँ पर एक फायर मशीन, उस मशीन ने उन लोगों के ऊपर कुछ प्रेशर पानी का डाला, तो वहाँ पर जो गड्ढा था उस पर और फिसलन हो गई। चरणों की रज लगा लो तो बाबा कह रहे थे बात में, भोले बाबा बोला कि आप लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी दूर दराज से आए हुए हो, आप लोगों की बड़ी बड़ी समस्याएं, अगर आप लोग हम जाते हैं, चलते हैं, उसके पीछे बात की अगर हमारी आप लोग चरण धूल प्राप्त कर लें तो आपके सब दुख दूर हो सकते हैं। जो रिपोर्ट आई है इसमें बाबा का कहीं नाम नहीं दिया गया है कि बाबा, और ना ही एफआईआर में भी बाबा का नाम है। हाँ, तो ये तो बड़े बड़े लोगों की अपनी साजिश होती है, हम क्या कह सकते हैं इसमें? हम तो बहुत गरीब हैं, मजदूर आदमी। इस तरीके के सत्संग ना होनी चाहिए आगे थे कि जैसे हमारा परिवार खोया है और कोई परिवार नहीं खो पाए। क्या आपको लगता है कि भोले बाबा का नाम भी इस रिपोर्ट में आना चाहिए था? हाँ, आना चाहिए था। वहाँ पैर छूने का भी प्रावधान अब नहीं है, कोई पैर नहीं छूने का प्रावधान इन लोगों से आगे मंच के रेडियस होता है। हाईवे पे कहाँ चरण रज होती है? रोड जो डामर का बना हुआ है, तारकोल का बना हुआ है, सीमेंट के अलावा चरण रज कहाँ होती है? हाथरस के ऊपर एक जांच रिपोर्ट के माध्यम से कुछ अधिकारियों को निलंबित करने की नौटंकी उत्तर प्रदेश सरकार ने की। हम पूछना चाहते हैं, एफआईआर में अभी तक उस बाबा का नाम क्यों नहीं है? जांच रिपोर्ट जो आई है, जांच रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई हुई है। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो लिख के दे दे, जिससे जांच कराने को, जिससे संतुष्ट हो उसको लिख के दे दें, उससे जांच करा दिया जाए। जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकारी मुलाजिम हो, वो कोई बड़ा से बड़ा अफसर हो सरकार का, चाहे वह बाबा के अनुयायी हो या बाबा के जो सहयोगी हो, चाहे खुद बाबा हो, जिनके खिलाफ होनी है, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा।
यही सवाल है कि आखिरकार ऐसी भी क्या मजबूरी, ये बाबा से क्यों नजर आ रही है उचित दूरी, इसी पर चर्चा करेंगे। मैं परिचय कराती हूं आपका। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिवम त्यागी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अनिल यादव जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ एसबीएसपी के प्रवक्ता अरुण राजभर जी आप देख रहे हैं मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज शो की शुरुआत मैं बीजेपी की जगह कांग्रेस पार्टी से करने जा रही हूं, और ऐसे में अनिल जी आपसे मैं ये जानना चाहती हूं कि पहले एफआईआर रिपोर्ट आती है और उसके बाद अब एसआईटी रिपोर्ट, मतलब एक हफ्ते में दो रिपोर्ट्स, और उसमें जो एक्शन है वो योगी सरकार का देखने के लिए मिल रहा है। जो एसडीएम हैं और जो सीओ हैं उनके समेत 6 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। संतुष्ट हैं आप इस एक्शन से, कार्रवाई से? प्रवाना जी, यदि आप उन तस्वीरों को देखेंगे, जितनी बार भी उन तस्वीरों को, और कोई भी व्यक्ति, आप और हम छोड़िए, आम आदमी भी देखेगा, उतनी बार उसका कलेजा फटेगा, उसकी आत्मा से त्राही त्राही की आवाज़ आएगी। इतनी दर्दनाक जो हादसा है हाथरस का वो हुआ है, और मैं समझता हूं इस दर्दनाक हादसे के लिए पूरी तरीके से 2 बाबा जिम्मेदार हैं। मुख्य रूप से योगी आदित्यनाथ जी, बाबा जो पहले बाबा हैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि प्रदेश की सुरक्षा की, जो नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो योगी आदित्यनाथ जी की है। ऐसे कार्यक्रमों में जो व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, और खुद उन्होंने आज तो पहले तो मान भी नहीं रहे थे, आज जो कार्रवाई हुई है, क्योंकि प्रशासन के कई अधिकारियों को निलंबित किया गया है, क्योंकि प्रशासन वहां पर मौजूद ही नहीं था, प्रशासन के लोग हिलाहिली में लगे हुए था। नहीं, एक्शन तब हुआ जब विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हाथरस में पहुंचे, वहां पर लोगों से मिले, योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिखी, और अभी भी एक्शन तो आधा ही हुआ है। उन लोगों के मुआवजे का क्या, 2 लाख रुपए योगी आदित्यनाथ जी ने मुआवजा दिया है। राहुल जी ने मांग की है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा करिए, भाई लोगों ने अपने परिजन खोए हैं। और दूसरी जिम्मेदारी आप मुझे बताइए कि पहले दिन से सरकार दिखाई दे रहा है कि बाबा को, जो भोले बाबा है, दूसरे बाबा है वो, सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। मैं कह रहा हूं कि ये क्लीन चिट और एसआईटी की बात तो हम आज कर रहे हैं, ये फैसला तो योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने पहले दिन ही सुना दिया था। कैसे? जब एफआईआर जब दर्ज हुई तो वहां पर बाबा का नाम ही नहीं था, जबकि आपने पूरे चैनल पर दिखाया कि भाई जो चरण रज थी उसकी अनाउंसमेंट हुई, वहां पर लोगों में भागा दौड़ी हुई उसके लिए जो हुआ। लेकिन 10 सेकंड और देखिए, समस्या ये है कि जब आप करना ही नहीं चाहते हैं, अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते, तो कार्रवाई कैसे करेंगे? बाबा कई घंटे तक मैनपुरी में मौजूद रहे, खुद पुलिस के अधिकारियों को यह पता है, लेकिन तब तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये जो नया रिपोर्ट आई है एसआईटी की, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये तो सबको पता ही था। ठीक है, भोले बाबा को आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो बचाने की मुद्रा में जब से घटना हुई है तब से नजर आ रही है, और ऐसे में ये जो एसआईटी रिपोर्ट आई है इसको देखकर आपको कोई हैरानी नहीं हो रही है। ठीक है, मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है शिवम त्यागी को जरा मनोज काका को भी सुनना चाहिए। मनोज जी आइए, पहले एफआईआर और अब एसआईटी रिपोर्ट, और कहीं दूर दूर तक बाबा, भोले बाबा के नाम का जिक्र नहीं है। सही दिशा में जांच चल रही है सर, आपको क्या लगता है? जांच किस दिशा में चल रही है इसका आकलन तो न्यायालय करेगी, लेकिन जांच को जो देख के प्रतीत हो रहा है, जो एसआईटी ने 3-4 जो पॉइंट दिए हैं, उन पॉइंटों को आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। एसआईटी ने कहा कि इसमें बाबा का दोष नहीं है। एसआईटी ने दूसरी रिपोर्ट क्या दिया कि स्थानीय अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को समुचित सूचना नहीं दी। तीसरा ये दिया कि आयोजकों ने उसका आकलन नहीं कर पाए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये सारे तरह के परमिशन और सब कुछ पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानना चाह रहा है कि जिन 125 परिवारों में मातम बिछर गया, जिनका पूरा भविष्य बर्बाद हो गया, क्या उनको सरकार यही एसआईटी रिपोर्ट प्रस्तुत करके, उनके समक्ष रख करके और अपने कर्तव्यों की तीसरी कर लेगी? अगर किसी को जानकारी नहीं थी तो उत्तर प्रदेश का एलआईयू डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश का आईबी, उत्तर प्रदेश का खुफिया डिपार्टमेंट, और सारे डिपार्टमेंट के बाद डीजी, और डीजी के बाद गृहमंत्री। गृहमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन है? मुख्यमंत्री है। तो जब सवाल यह है कि आप हर तरह के, वही बात है कि वकील भी तुम हो, दलील भी तुम हो, तुम जिसे चाहो हलाल कह दो, कर दो, जिसे चाहो हराम कह दो। तो जब सब चीज योगी आदित्यनाथ जी के चूंकि संरक्षण में हो रहा, उत्तर प्रदेश में अभी मैंने आपसे कई संवादों में बताया, फतेहपुर जनपद में तो एक बेटी की लाश सड़ती हुई मिली। हम जहां जिस जनपद से आपसे बात कर रहे हैं, चंदौली में रोमाना, अभी एक व्यक्ति की सत्ता संरक्षित लोगों ने हत्या कर दी, अशोक प्रजापति की। तो जब सरकार अपने संरक्षण में सब कुछ बचाना चाहती, मुख्यमंत्री जी में अगर जरा सी भी नैतिकता होती तो सबसे पहले वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कप्तान को और एडीजी जोन को बर्खास्त करते। सबसे सर्वोच्च अधिकारी वो है, और वो एलआईयू की अगर रिपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं तो और कर क्या रहे हैं? ठीक है, अरुण जी आप आइए जरा,
और आप मुझे बताइए आकर, क्योंकि आप सरकार के साथी हैं, एनडीए में सहयोगी हैं, ऐसे में थोड़ी बहुत तो सत्ता में रहने की वजह से जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। तो ये जिम्मेदारी जो है, जो कर्तव्य हैं, जिसका भी जिक्र मनोज काका ने किया, ये कर्तव्यों की इतिश्री हो गई सर? मतलब एफआईआर भी हो गई, एसआईटी रिपोर्ट भी आ गई, खत्म मामला, मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया। अरुण जी, देखिए, इनके सरकार में तो मुआवजा भी बहुत सारे गरीब कमजोरों को नहीं मिल पाता था, ये बात बतियाते हैं आज की राजनीति में। तो ये इस पूरे घटना पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राजनीति की रोटी सेक रही। जैसे एक कहावत होता है कि आपदा में अवसर ढूंढना, तो ये समाजवादी पार्टी इस घटना पर भी अवसर ढूंढ के राजनीति कर रही। जब पहले दिन, घटना के पहले ही दिन सरकार ने पूरी सक्रियता के साथ जांच करके, माननीय मुख्यमंत्री जी मौके पर पहुंचते हैं, वहां के तमाम आला अफसर पहुंचते हैं और वो एसआईटी का गठन करते हैं। एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपा, क्या कह रहे हैं, और यह बात मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि जो आयोजक गण है उन्होंने इसमें बड़ी घटना में लापरवाही किया है। तो आयोजक, जो मुख्य आयोजक जिन्होंने परमिशन लिया, उनके ऊपर तो सरकार कार्रवाई कर रही है। और जो उनमें चश्मदीद हैं, जो हमारी एसआईटी है, वो चश्मदीद गवाहों के आधार पर ही तो सारी रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं। हाँ, अगर इनको इससे भी संतुष्टि नहीं मिल रही है तो मनोज काका जी चले जाएं और हमारे अनिल यादव जी, दोनों लोग इस एसआईटी कमेटी के सहयोगी बनकर के चले जाएं, ये खुद जांच कर ले। ये आपने बहुत अच्छी बात कह दी अरुण जी, आपने बहुत ही शानदार बात कह दी। मैं बस इंतजार कर रही थी कि कोई मेहमान ये बात कहे। अब आप जरा ध्यान से टेलीविजन देखिएगा और सुनिएगा भी, क्योंकि आपने कहा ना एसआईटी जो है वो रिपोर्ट तैयार करेगी। कैसे? चश्मदीदों की बात सुनकर, है ना सर? यही हो रहा है ना? ऐसा ही हो रहा है ना अरुण जी? हाँ में हाँ तो मिलाइए सर मेरी। हाँ जी, हाँ, ऐसा ही हो रहा है ना? चलिए ठीक है, चश्मदीद सुनाते हैं सर। ये वो चश्मदीद है सर जिनके बयान जो है वो एसआईटी ने दर्ज किए हैं। ये चश्मदीद क्या कह रहे हैं सर? पहले ये सुनिए जरा, चश्मदीद क्या कह रहे हैं, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, चश्मदीदों की जुबानी सुना दीजिए जरा। सारे चश्मदीदों को बैक टू बैक सुनाइए सारे बयान। कौन ये कह रहा था मंच से कि चरणों की रज लगा लो तो दुख? बाबा कह रहे थे भाषण में, भोले बाबा बोला कि आप लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी दूर दराज से आए हुए हो, आप लोगों की बड़ी बड़ी समस्याएं, अगर आप लोग हम जाते हैं, चलते हैं, उसके पीछे बाद की अगर हमारी आप लोग चरण धूल प्राप्त कर लें तो आपके सब दुख दूर हो सकते हैं। सूरजपाल भोले बाबा जी हैं, उन्होंने मंच से ये कहा कि मेरी चरण रज से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी सभी विपदा दूर हो जाएंगी। तो जब वो निकल के गए तो उनकी इस बात को लोगों ने, महिलाओं ने और पुरुषों ने जो सुना, तो उनकी चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे भीड़ चली। भीड़ जब चली तो वहां के सेवादारों ने डंडा से उनको रोकने का प्रयास किया। जब डंडा से उनको रोकने का प्रयास किया तो पीछे इधर से इन्होंने प्रेशर लगाया, पीछे से जब भीड़ का प्रेशर पड़ा तो वो डंडे फंडे से हट गए और भीड़ मतलब बेकाबू हो गई और वो एक दूसरे को चढ़ते हुए निकल गए और भोले बाबा वहां से चले गए। प्रोग्राम खत्म करने के बाद अपने काफिले के साथ निकले, रूट डाइवर्ट करके निकाला गया बाबा को। उसी टाइम वहाँ की पब्लिक उनकी रजधूल लेने के लिए, उन्होंने उससे गाड़ी निकलने से पहले ही वहाँ पर अपना माथा टेक लिया था, आस्था के प्रति अपना सर झुकाए खड़े हुए थे। पांडाल से जैसे पब्लिक निकली, जो लोग झुके हुए थे आस्था के स्तर से, उन पर पब्लिक चढ़ती गई, पीछे से रेला लगा, काफी मात्रा में इकट्ठे लोग थे और उनके ऊपर जब दब गए, वहाँ पर एक फायर मशीन, उस मशीन ने उन लोगों के ऊपर कुछ प्रेशर पानी का डाला, तो वहाँ पर जो गड्ढा था उस पर और फिसलन हो गई। इस हिसाब से लोग और ज्यादा वहाँ गिरना चालू रहे। हालांकि उन्होंने इस हिसाब से डाली कि जो अचेत अवस्था में अगर इस पर पानी डाल दिया तो ये कुछ होश में आ जाए। कि अगर बाबा चरणों की धूल लेने के लिए ना उकसाते तो फिर शायद ये भगदड़ नहीं मचती। कम से कम यही सवाल बाबा से एक बार पूछ लिया जाता, उसके बाद एसआईटी में बाबा को क्लीन चिट दे दी जाती, उसके बाद एफआईआर में बाबा का नाम ना आता, उसके बाद बाबा को बचा लिया जाता, तो कम से कम कहने को एक खाना पूर्ति ही हो जाती। एक बार बुलाकर एसआईटी बाबा से भी पूछताछ कर लेती। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी, शिवम त्यागी, बाबा से इतनी क्यों दूरी? बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूं कि मजबूरी और दूरी का कोई सवाल ही नहीं है। और मैं मानता हूं कि इस देश में कानून व्यवस्था में और न्यायिक व्यवस्था में कोई भी कल्प्रेट अगर किसी भी स्थिति में होगा तो वो बचेगा तो नहीं। अगर लोगों को या फिर किसी को भी लगता है, मैं मानता हूं कि बाबा को कहीं ना कहीं यहां पर बचाया गया है, तो जो अवकाश प्राप्त जज हैं श्री ब्रजेश श्रीवास्तव जी,
उनके अध्यक्षता में, उनके साथ साथ 2 वरिष्ठ अधिकारी भी हैं जो साथ में हैं कमेटी में, वो जो न्यायिक आयोग का गठन हुआ था उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आने वाली है। अच्छा। मैं मानता हूं, और उसकी भी डीप डिटेलिंग ये रहेगी। और ये जो SIT की जो रिपोर्ट है ये भी आपके सामने है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, बचाया नहीं जाएगा, और बाबा को बचाकर कोई अचीवमेंट भी कहीं किसी को नहीं होने वाली है। जिस तरीके से अभी तक प्रथम दृष्टा सारी चीज़ें आई हैं और जो रिपोर्ट पढ़ी गई है उसमें यही कि 127 लोगों के जो बयान दर्ज किए गए हैं उसमें तमाम बड़े अधिकारी भी थे और भी तमाम लोग थे, जिसमें ये कहा गया, और एक सवाल बीच में उठकर भी आया कि भाई ऐसे कैसे पता नहीं चला। परमिशन जो ली थी वो गलत तथ्यों पर ली गई थी, जो आयोजक थे उन्होंने गलत तथ्यों पर परमिशन ली थी, जो तहसील स्तर के जो अधिकारी थे उन लोगों की अनदेखी हुई, तहसील स्तर के जो अधिकारी थे उन्होंने उन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, एक एक चीज़ को जिम्मेदार ठहराते हुए, एक एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराते हुए तुरंत सस्पेंड किया गया। अब विषय आता है कि भाई आपका मानना, ये जो सस्पेंड किया गया इसको लेकर भी अभी जो आप सुन रहे होंगे, आपके जो साथी थे यहाँ पर अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े हुए प्रवक्ता, उनका कहना है कि साहब ये कार्रवाई तो मायने नहीं रख रही है ना, तो छोटी मछलियां हैं, कम से कम किसी बड़े अधिकारी को ही सस्पेंड कर देते, खाना पूर्ति ही करनी थी। तो देखिए मनोज काका जी ने जो ये कहा वो तो उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के जो आला नेता हैं, जो नंबर 1 और नंबर 2 के नेता इसके रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव हैं, वो तो बाबा को खुल्लम खुल्ला ही बचा रहे हैं। ये तो शुक्र मानिए कि प्रवक्ता यहाँ पर कुछ कह पा रहे हैं, वरना ये तो इतना पिक एंड चूज कर रहे हैं कि जिस दिन FIR हुई उससे अगले दिन ही बाबा को एकदम निर्दोष बता दिया था, और अब कहते हैं कि अधिकारी जिनको सस्पेंड किया है उनसे ऊपर वाले अधिकारी को सस्पेंड किया जाना चाहिए। मैं मानता हूँ, अरे प्लीज बीच में मत बोले। एक तो ये मनोज काका जी जब आप बोल रहे थे आपके बीच में कोई नहीं बोला सर, प्लीज। नहीं बीच में नहीं, ये गुंडागर्दी नहीं। अरे बीच में गुंडागर्दी नहीं, लाल टोपी मतलब रेड अलर्ट, ये ऐसा विषय नहीं है जहाँ पर आप चलाएंगे। चुप रहिए, आपको ये ऐसी कोई बहस नहीं है यहाँ पर आपस में, ये कोई राजनीतिक बहस नहीं है, यहाँ पे राजनीति नहीं चल रही, राजनीतिक बात भी नहीं हो रही है, तो एक दूसरे को बात रखने दीजिए, अपने समय में रखिएगा। शिवम त्यागी को लेकर आइए। तो विषय बहुत साफ है कि जिस तरह की, शिवम जी पहले लेकिन ये बताइए आपको ऐसा क्यों लग रहा है, और आपने ये आरोप किस आधार पर लगाया कि समाजवादी पार्टी बाबा को बचा रही है, ये बता दीजिए मुझे। क्या हुआ ऐसे अगले दिन, क्या हुआ था? राम गोपाल जी से जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या बाबा की गलती है या बाबा को गिरफ्तार, नहीं उनको क्यों गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये तो प्रशासन की गलती है, ये तो प्रशासन की वजह से हुआ है, ये तो जिस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी व्यवस्था नहीं हुई, और ये तो हादसा है, हुआ तो हुआ, ये उनकी लाइन है, एग्जैक्टली लाइन यही है। अखिलेश यादव से जबरदस्त जुगलबंदी देखी, अखिलेश यादव से जब यही सवाल SIT की रिपोर्ट में भी और यूपी पुलिस की FIR में भी और समाजवादी पार्टी के बोल में भी जबरदस्त जुगलबंदी। अब सर ये तो जबरदस्त तरीके की जुगलबंदी है यहाँ, जिसकी एक दूसरे राजनीतिक दल जो है वो पोल खोल का काम कर रहे हैं। और देखिए ना, FIR रिपोर्ट उसमें बाबा का नाम नहीं, SIT की रिपोर्ट आज आ गई उसमें बाबा को एक तरीके से क्लीन चिट दे दी गई, और अब शिवम त्यागी कह रहे हैं कोई बात नहीं, तीसरी रिपोर्ट का भी इंतजार कीजिए, अभी न्यायिक आयोग वाली जो रिपोर्ट है वो भी आएगी। अभय जी नहीं, उस रिपोर्ट का भी इंतजार कर लेंगे। यहाँ तो दिक्कत की बात यह है, जो आपने सवाल उठाया है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि न केवल इंसाफ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए। अगर बाबा को क्लीन चिट दी गई है तो उसकी प्रक्रिया क्या है? सवाल यह है कि क्लीन चिट देने की भी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। किसी को निर्दोष, जितने लोग उस घटना के अंदर भागीदार हैं, जितने लोग वहां पर जो भी प्रकरण हुआ उसके अंदर एक्टर्स हैं और प्रमुख अभिनेता हैं उस पूरे घटनाक्रम के, वहां पर क्या उन लोगों को जांच के दायरे में लिया जाना चाहिए था या नहीं लिया जाना चाहिए? जांच के दायरे में लेना ही किसी को अपराधी ठहराना नहीं होता है जी। जांच के दायरे में लेने पर हो सकता है कुछ लोग उसमें निरपराध घोषित हों, कुछ लोग बिल्कुल निकाल दिए जाएं और कुछ लोगों के ऊपर लगे कि भाई ये लोग इसके हैं, इस पूरी घटना के अभियुक्त हैं, इस गड़बड़ी के जिम्मेदार हैं। यहाँ तो शुरू से ये हो रहा है कि जो भोले बाबा नाम की शख्सियत है उसको जांच के दायरे से बाहर रखा जाए। मुझे नहीं पता कि शिवम जी जिस जांच आयोग का जिक्र कर रहे हैं उनकी जो कार्यसूची में भोले बाबा को जांच के दायरे में रखना शामिल है कि नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता हो। लेकिन अगर वहां भी वो बाहर हैं, या सवाल ये है कि वो जो जांच आयोग है भोले बाबा से कोई पूछताछ करेगा कि नहीं करेगा तो उसकी प्रश्नावली क्या होगी, ये सवाल सब बहुत महत्वपूर्ण है। इससे तय होगा कि जांच की प्रक्रिया क्या है और जांच की प्रक्रिया में इंसाफ देना उसकी नियत में शामिल है या नहीं। ये तो पहली बात मैं कहूंगा। दूसरी एक छोटी सी बात और कहूंगा कि ये प्रकरण जो हुआ है, यही हरियाणा में एक रामपाल वाला प्रकरण हुआ था, इसके बाद ऐसे कई प्रकरण इस देश में हो चुके हैं, जो जरूरी नहीं घटनाक्रम इसी तरह का हो, घटनाक्रम हर जगह अलग अलग होता है। होता यह है कि ये जो स्वयंभू गुरु हैं, स्वयंभू धर्म गुरु हैं, ये लोग स्टेट के भीतर स्टेट बन जाते हैं, यानी भारतीय राज्य की संस्था के बीच में राज्य बन जाते हैं
किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल बीजेपी की सरकार होती है, किसी दूसरी राजनीतिक दल की भी सरकार हो सकती है, राज्य के भीतर राज्य बन जाने से क्या होता है कि उनको ऐसी विशेष सुविधाएं दी जाने लगती हैं कि उनके ऊपर पुलिस और कानून का दबदबा लागू ही नहीं होता जी। जैसे ये बाबा भी साफ तौर पे कहता है कि अंदरूनी जो मामला है उसको संभालने के लिए पुलिस की हमें जरूरत नहीं है, हम खुद ही तो कर लेंगे। जो अलीगढ़ रेंज के DIG हैं उनको मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए सुना कि भाई वो जब हम अंदर की बात उठाते थे तो हमेशा कहते थे नहीं अंदर आपकी जरूरत नहीं है, आप बाहर सड़क पे देख लीजिए कानून व्यवस्था क्या है। तो एक तरह से क्या ये संभव है कि हमारे घर के अंदर कोई उत्पात हो रहा हो और पुलिस आए तो हम कहते नहीं अंदर पुलिस आ ही नहीं सकती इस घर के अंदर। सही बात, बिल्कुल तो असंभव बात है, हर व्यक्ति के ऊपर कानून लागू होना चाहिए। अब अरुण जी का रुख करते हैं ना, अरुण जी क्योंकि यहाँ पर SIT की बहुत दुहाई दे रहे थे। SIT अरुण जी कह रहे थे कि साहब बाकायदा उन्होंने पता करके लोगों से बातचीत करके रिपोर्ट तैयार की। तो अरुण जी मैंने तो चश्मदीद भी सुना दिए जिन्होंने SIT के सामने भी बयान दर्ज करवाया। अब आप मुझे ये बताइए सर, जब चश्मदीद जो हैं वो खुद बाबा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो सर ये कैसी SIT की रिपोर्ट आ गई कि SIT कम से कम एक बार खाना पूर्ति कर लेती। मैं कह रही हूँ झूठों को ही सही, कहते हैं ना झूठों को ही सही, एक बार तो जाकर बाबा से भी पूछताछ कर लेती सर, कर लेती ना सर, क्यों नहीं किया? घटना किस परिस्थिति में हुई है? अभय दुबे जी कह रहे हैं कि ये पहली घटना नहीं है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। और ये भी सही बात है कि उत्तर प्रदेश में भी इससे पहले बहुत समागम हुए हैं, बहुत सत्संग हुए हैं, इससे भी बड़े बड़े सत्संग हुए हैं। अंधभक्ति तो इतनी जबरदस्त चल रही है इस देश में। सर अंधभक्ति पर आपको मैंने भाषण देने के लिए बुलाया ही नहीं है। मैंने ये जो भगदड़ मची और ये जो 121 लोगों की जान चली गई उन्हें इंसाफ मिले इस मकसद से मैंने आपको बुलाया है। आप मुझे ये बताइए कि एक बार भी बाबा से पूछताछ क्यों नहीं की गई, सवाल जवाब क्यों नहीं किया गया? अरे कम से कम जांच के दायरे में तो ले आते भाई, बाद में आप दे देते क्लीन चिट, सवाल तो पूछ लेते कम से कम। जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हो तो दायरे में आएंगे ही, अगर दायरे में आएंगे पूछताछ होगी ना। कहाँ आए दायरे में? सबके लिए कहाँ आए दायरे में? SIT की तो रिपोर्ट आ गई, SIT ने तो रिपोर्ट जमा कर दी, जबकि जब जांच हो रही है चश्मदीद ये कह रहे हैं कि मन से बाबा की तरफ से उकसाया गया। बाबा ने कहा कि मेरी चरण रज आप लेंगे तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब बाबा ये कह रहे हैं, उसी सत्संग के अंदर भगदड़ मच जाती है। बाबा के चरण रज लेने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले जाते हैं, 121 लोग मर जाते हैं, SIT का गठन होता है, चश्मदीद आकर SIT को बताते हैं ये हुआ, और SIT क्या करती है, लीजिए पूरी रिपोर्ट तैयार की और सौंप दी, और बाबा को एक बार भी तकलीफ नहीं होने दी, बाबा को जरा सी भी जहमत नहीं होने दी कि एक बार बाबा से भी पूछताछ कर ली जाए। वाह सर वाह, क्या बात है सर, इतना आराम बाबा को दिया आप लोगों ने, वाह। नहीं सुनिए, हम ही नहीं दे रहे हैं। बाबा गिरफ्त में आएंगे, जांच होगी तो गिरफ्त में आएंगे ही। अगर उत्तर प्रदेश में ये एक घटना नहीं है, इससे बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े घटनाएं अन्य राज्यों में भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इस घटना पर आप इसलिए चिंतित हैं कि जिन लोगों ने घटना में बाबा का नाम लेने की बात कर रहे हैं, बाबा ने अपने बयान में खुद कहा है कि जिन लोगों ने इस तरह से घटना में लापरवाही बरता है, ऐसे लोगों पर शासन कार्रवाई करे। जब प्रशासन के ऊपर सरकार ने कार्रवाई किया तो इसमें चिंता किस बात की है? और भी लोगों पर कार्रवाई होगी। अगर छोटे अधिकारी भी इस गिरफ्त में आए हैं कि प्राथमिकता तो पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होगी जिन्होंने परमिशन दिया है, तो परमिशन देने वालों पर कार्रवाई हुई है। और भी जो अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे, पिछली बार भी जब बाबा को लेकर हम चर्चा कर रहे थे तो स्टेप बाय स्टेप वाली बात सामने निकल कर आई थी। हालांकि वो FIR तो वहीं रुक गई, उसमें तो स्टेप बाय स्टेप में बाबा का नाम ऐड ऑन नहीं हुआ है। हाँ, यहां आप ये कह रहे हैं कि SIT रिपोर्ट आ गई है। अभी जो अधिकारी, छोटे अधिकारी, क्योंकि मैंने छोटी मछली शब्द का इस्तेमाल किया, तो आप कह रहे हैं नहीं आप बेफिक्र रहिए, अभी आगे और जो दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। मनोज काका साहब, वो जो आप कह रहे थे कि कर्तव्यों की इतिश्री नहीं की है अभी योगी सरकार ने, अभी और एक्शन लिया जाएगा, आइए मनोज जी। हाँ रोमाना, कई साथी ने एक साथी ने उस पर भी मैं जवाब दूंगा कि अभी कर्तव्यों की तीसरी नहीं हुई और होगी। देखिए SIT के जांच में, और वहां के कप्तान ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, उसने प्रेस करके कहा कि वहां कई तरह की साजिश है, और SIT ने क्या किया, SIT ने साफ रिपोर्ट में दे दिया कि किसी तरह की कोई साजिश नहीं है। SIT ने एक रिपोर्ट और दिया है कि पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। मैं सरकार से और पूरा उत्तर प्रदेश, हम सभी आप जानना चाह रहे हैं कि वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी, वहां सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी थी? योगी आदित्यनाथ की थी, या ये जो साथी हमारे कह रहे हैं कि ये किसके प्रवक्ता हैं? आप किसके प्रवक्ता हो? राम रहीम के हो, आसाराम बाबू के साथ नरेंद्र मोदी डांस कर रहे थे उनके हो, या प्रज्वल रेवन्ना के हो? ये किस व्यभिचारी के प्रवक्ता हो बताओ?
सारे व्यभिचारियों के और बलात्कारियों के संरक्षण देने वाली बीजेपी और हमसे कह रही है कि आप किसके प्रवक्ता हो। मैं तो उस नेता का प्रवक्ता हूं जो 25 लाख लैपटॉप बांटते हैं, जो गरीबों दलितों पिछड़ों की बात करते हैं, जो यूनिवर्सिटी बनाते हैं, जो तुम्हारी तरह कम से कम जुमले की बात नहीं करते हैं। ठीक है, मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूं और मुझे गर्व है। आप किसके हो? प्रज्वल रेवन्ना के हो, आसाराम के हो, उज्जवल के हो। सर इसी मुद्दे पर रहते हैं ना, वरना डिबेट भटक जाएगी। ठीक है, आपने हिसाब पूरा कर लिया ना शिवम त्यागी से। अब शिवम त्यागी को भी सुन लीजिए। आइए शिवम। ठीक है, ठीक है, संयम से आप लोग प्लीज अपनी बात। मैं इसी वजह से इनके बीच में नहीं बोला, क्योंकि पूरी उम्मीद करता हूं कि ये भी बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ, आप उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो पार्टी जो है सैफई में जो है नाच गाना करा रही होती है, जब मुजफ्फरनगर में 18,000 परिवार पड़े होते हैं खुले में, जब हाई कोर्ट को आकर डंडा मारना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि आप वहां पर जो ये सब नाच गाना करा रहे हैं, एक बार जरा इन पीड़ितों की भी सुध ले लीजिए। आप उसी गायत्री प्रजापति के प्रवक्ता हैं। प्लीज बीच में मत बोलिए। मैं नहीं बोला ना, मैं नहीं बोला, इसका कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, मैं इसलिए नहीं बोला। उस गायत्री प्रजापति के प्रवक्ता है जिसको जो है हाई कोर्ट के डंडे मारने के बाद ही गिरफ्तार किया गया। आप उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसमें जो है इसी बाबा को जो है लगातार कह दिया गया कि नहीं इनको तो गिरफ्तार किया नहीं जाना चाहिए। अब आगे आता हूं, इन्होंने एक और चीज कही कि भाई जो सीनियर अधिकारी हैं उनको क्यों छोड़ दिया गया, ये जो जिम्मेदारी है, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं। एसआईटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सीनियर अधिकारियों को तहसील स्तर के अधिकारियों द्वारा सही जानकारी नहीं दी गई, उनके द्वारा इंतजाम सही नहीं किए गए और इसके साथ साथ जो परमिशन ली गई वो गलत तथ्यों पर ली गई, गलत जानकारियां दी गई आयोजकों के द्वारा, और इस वजह से ये सारी स्थितियां बनी। जहां तक अब प्लीज बीच में मत बोलिए। अब अधिकारी बिल्कुल वहां पर जो अधिकारी थे जिनकी जिम्मेदारी थी वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, वो अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसा नहीं किया गया कि मुजफ्फरनगर में अगर किसी ने किसी को काट दिया तो उसको मुख्यमंत्री ने बुलाकर सम्मानित कर दिया। बीच में नहीं बोलना है मुझे, कोई लाभ नहीं है। सुरक्षा के जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। किसी भी भीड़ की रहने दीजिए, ये गुंडागर्दी पार्टी के प्रवक्ता होने से कुछ होगा नहीं। सबसे समझना चाहती हूँ सर, एक तो हम इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि साहब पहले एफआईआर दर्ज की गई, उसमें बाबा का नाम नहीं। अब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है सर, इसमें भी बाबा के नाम का दूर दूर तक जिक्र नहीं। और ये इसलिए खल रहा है क्योंकि जो चश्मदीद हैं, एसआईटी ने भी जिनके बयान दर्ज किए हैं, वो सर कैमरे पर आकर ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि साहब मंच से बाबा ने कहा था कि जब मैं निकलूंगा तो मेरी चरण रज लीजिएगा, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। और बावजूद इसके सर एसआईटी पूरी रिपोर्ट तैयार करके सौंप देती है मुख्यमंत्री को, और एक बार रस्मन ही सही बाबा से पूछताछ तक नहीं करती है। सर आपको हैरानी नहीं हो रही है सर, ये कैसे एसआईटी रिपोर्ट तैयार कर ली जब चश्मदीद खुद कह रहे हैं कि बाबा की तरफ से ऐलान मंच से किया गया था? तो कम से कम एक बार बाबा से पूछताछ तो कर लेती सर, जांच के दायरे में तो लाया जा सकता था बाबा को, या नहीं? बाबा को इतनी बड़ी हस्ती है कि उन्हें छुआ तक नहीं जा सकता। जैन साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है बाबा को तलाश किया गया था, मैनपुरी आश्रम, कुछ आश्रमों में पता लगाया गया था मोबाइल स्विच ऑफ करके। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सूरजपाल पुलिस में रहा और इसको ये सब गतिविधियां पता हैं पुलिस की कि किस प्रकार से पुलिस तलाश करती है। इसको तलाशा गया था, मुझे बताया गया है मैनपुरी आश्रम में और एक दो आश्रमों में, वहां नहीं मिला और भी किसी आश्रम में इसकी सूचना नहीं है, ये किसी अज्ञात स्थान पे है। और मेरा ये भी मानना है कि जिस समय जो इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसमें कई लोग हैं, जब वो इस नतीजे पे आएंगे और कुछ बयान इस प्रकार के उनको, जो मृतक हैं उनके और जो इंजर्ड हैं उनके परिवारीजनों के मिल जाएंगे कि इसमें बाबा का कोई रोल निकल कर आता है सूरजपाल का, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई विलंब होगा और इसमें गिरफ्तारी में कोई दिक्कत आई। तो सर वो जो 132 चश्मदीद उनके बयान दर्ज किए गए हैं और वो चश्मदीद ये कह रहे हैं कि मंच से बाबा ने कहा था कि चरण रज आप मेरी लोगे तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, उनके बयानों का कोई मतलब नहीं है सर। सिर्फ जो जख्मी है उनके बयान या जो मृतकों के परिवारजन है उनके बयान, आप ये कह रहे हैं सिर्फ उन्हीं के बयानों के आधार पर एक्शन होगा, बाकी ये चश्मदीदों के बयान के आधार पर जो एसआईटी ने रिपोर्ट जमा कर दी है, मतलब फिर वो तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये कह रहे हैं आप? मुझे जो बताया गया वो ये है कि जैसे इलेक्शन की रैली होती है, कोई नेता आया, स्पीच दी, चला गया, अगर उसके जाने के बाद कोई भगदड़ मच जाए, कुछ लोग डेथ, कुछ में कैजुअलिटीज हो जाएं, तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते जब तक कि उसने कुछ ऐसा ना कहा हो। तो सर यहाँ तो कहने वाली बात आ रही है ना, यहाँ तो चश्मदीद कैमरे पर आकर ये बता रहे हैं कि बाबा ने मंच से कहा था मेरी चरण रज आप
लगाएंगे तो कष्ट दूर हो जाएंगे। और चश्मदीद बता रहे हैं कि फिर जैसे ही बाबा निकले उनकी चरण रज लेने के लिए लोग उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। तो वो मंच से ही ऐलान कर रहा है मेरी चरण रज लोगे तो कष्ट दूर हो जाएंगे। और यहाँ एसआईटी एक हफ्ते में पूरी रिपोर्ट जमा करके दे रही है और एक बार बाबा से पूछताछ तक नहीं कर रही है। और आप ये कह रहे हैं कि आपके पास ये जानकारी है कि साहब कोशिश की जा रही है पर उसका अता पता नहीं चल रहा है। अरे अगर अता पता नहीं चल रहा है सर तो फिर उसको फरार घोषित किया जाए, उस पर इनाम रखा जाए, उससे पूछताछ तो की जाए। जो मुझे बताया गया वो ये कि अभी तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली है सूरजपाल के खिलाफ जिससे कि इसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जा सके, जिससे कि इसको भगोड़ा डिक्लेयर किया जा सके और इसकी पकड़ धकड़ की जाए। जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है एसडीएम की, सीओ की, इंस्पेक्टर अन्य की, वो सही की गई है। ये भी बताया गया है कि जो भीड़ बढ़ रही थी तो इसकी कोई सूचना इन्होंने एसडीएम सीओ ने सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को नहीं दी थी और फोर्स की अतिरिक्त फोर्स की मांग नहीं की थी, ट्रैफिक पुलिस नहीं मांगी थी। जो भी व्यवस्थाएं और करनी थी इन एडिशन, जो इन्होंने फोर्स मांगा था इंस्पेक्टर सिकंदरा राव ने, वो इनको उपलब्ध करा दिया गया था। ठीक है अनिल जी, ये सब कुछ सिस्टम से भीड़ वहां पे 2.5 लाख तो बस इन्होंने जो छोटे अधिकारी थे वहां पर तैनात, उन्होंने ऊपर सूचना नहीं की और ऐसे में बड़े अधिकारियों की जाहिर सी बात है कोई जिम्मेदारी बनेगी नहीं और जो छोटे अधिकारी थे उन पर एक्शन हो गया। आ रही हूँ अभय सर आपके पास आ रही हूँ, पहले अनिल जी। जी बातों को सुन के तो यही लगता है कि उन लोगों को मजा आ रहा था कि भाई भगदड़ में अपनी जान गंवाने में लोगों को मजा आ रहा था क्योंकि सरकार की तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। मैं भी सुन रहा था अपने साथी शिवम त्यागी जी को, मैं समझता हूँ कि इतनी निर्लजता से कोई कैसे डिफेंड कर सकता है, वो भी तब जब 125 लोग मारे गए, मृत्यु हो गई हो और उनमें 117 के आसपास महिलाएं थी। शिवम भाई वो महिलाएं कुचल कुचल कर मरी हैं, उन्होंने कुचल कुचल कर पैरों के नीचे रोंद रोंद के उन्होंने दम तोड़ा है। और आप हैं कि भाई कभी सपा के ऊपर जा रहे हैं, कभी कांग्रेस के ऊपर जा रहे हैं। एक साथी कह रहे हैं कि राहुल गांधी वहां राजनीति करने आए थे। अरे भाई थोड़ी तो शर्म रखिए, इतना बड़ा हादसा हुआ और राहुल गांधी जी ने क्या गलत किया? लोगों के आंसू पहुंचने अगर हाथरस चले गए तो क्या गलत कर दिया? आपसे यह कह दिया कि जो 2 लाख रुपए योगी आदित्यनाथ जी ने मुआवजे के रूप में दिए हैं कि ये इनसे कुछ नहीं होगा। आप सोच के देखिए, जिस परिवार वालों ने अपने प्रियजनों को खोया है, आप सोचिए आप उन्हें 2 लाख का चेक थमाएंगे तो आपको शर्म नहीं आएगी थोड़ी सी भी? और जो ये खाना पूर्ति वाली बात है ना, ये एक जगह नहीं हुई है, ये 3 जगह हुई है। पहली तो मुआवजे में हुई है कि जो आपने सिर्फ 2 लाख रुपए दे दिया, ये खाना पूर्ति है। दूसरी प्रशासन की कार्रवाई पे है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज काका कि भाई जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहोगे कि बाबा ये कहता था कि भाई अंदर की व्यवस्था हम खुद संभाल लेंगे, कल को बाबा कह देगा कि इस जिले की व्यवस्था मैं संभाल लूंगा, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, यहां का क्राइम मैं देख लूंगा, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी मान जाएंगे? इस प्रदेश ने वोट देके योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया है, किसी भोला बाबा को नहीं। तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। और देखिए मुझे दुख इस बात का है कि अभी भी, जबकि आपने कितने बयान सुनाए, चश्मदीद गवाहों के लगातार आप बयान सुना रही हैं, उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, उसमें कहीं नाम ही नहीं है बाबा का। जब आप लिखना ही नहीं चाहते बाबा का नाम तो आएगा कहां से? जब पहली एफआईआर जब हुई है, आप अभय दुबे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप कम से कम उस एफआईआर में जिक्र कर देते, उसके बाद जांच होती तो कम से कम शर्म के लिए ही कम से कम ये लगता कि शायद थोड़ी बहुत जांच हुई होगी। अब तो ना आपने नाम लिखा है और बिना नाम लिखे जांच ही नहीं हुई, तो जिस व्यक्ति की जांच ही नहीं हुई आपने उसको क्लीन चिट दे कैसे दी? आप कहिए कि आप बचा रहे हैं। बिल्कुल हादसा हुआ था 3 तारीख को, शिवम भी यहां पर थे, शो हम लोगों ने यहां पर बैठकर किया था, एफआईआर रिपोर्ट उस दिन लिखी जा चुकी थी और तब भी मैं ये सवाल पूछ रही थी शिवम से कि साहब एफआईआर रिपोर्ट में बाबा का नाम क्यों नहीं है? बहुत हैरानी हो रही थी मुझे और मैंने कहा भी था कि मुझे गुस्सा भी आ रहा है। पलटकर शिवम ने कहा था ठीक है आप अपना गुस्सा निकाल लीजिए। अब आज तो मुझे लग रहा है कि गुस्सा करना या फिर अफसोस करना कोई मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि क्या होगा, सिस्टम से चल रही है चीज। और सिस्टम क्या कह रहा है? सिस्टम ये कह रहा है एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। और एसआईटी की रिपोर्ट कैसे आ गई है? चश्मदीद उनके बयान दर्ज करके आई है। चश्मदीद क्या कह रहे हैं? चश्मदीद कह रहे हैं कि बाबा ने मंच से कहा था कि मेरी चरण रज से कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा जब निकले तो उनके पीछे पीछे भीड़ दौड़ी चरण रज लेने के लिए, वो झुके, गिरते चले गए, भगदड़ मच गई। और एसआईटी की रिपोर्ट इतनी जहमत तक नहीं कर रही कि बाबा को पूछताछ के लिए बुला ले या जहां बाबा है उसको ढूंढकर उस तक पहुंच जाए और बाबा से ही कुछ सवाल जवाब कर ले। ना ना ना, नाम दर्ज करना तो दूर की बात है। एसआईटी रिपोर्ट में दूर दूर तक, बिल्कुल वैसे जैसे एफआईआर में दूर दूर तक बाबा का नाम नहीं, वही एसआईटी रिपोर्ट आ गई है। अब शिवम कह रहे हैं इंतजार कीजिए, अभी तो वो रिटायर्ड जज साहब की अध्यक्षता में भी एक रिपोर्ट आएगी, उसमें उम्मीद करें, मतलब फिर शिवम नाम होगा बाबा का है। थैंक यू।
मैंने बहुत शालीनता से सबको सुना, बार बार जब मैं बोल रहा हूं तो कोई ना कोई बोले जा रहा है, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। पहली चीज, मेरे भाई ने कहा, कांग्रेस वाले ने, कि जो सूरजपाल ने कहा, जो बाबा हैं, कि भाई नहीं अंदर की जो सुरक्षा व्यवस्था है इसकी जिम्मेदारी हमारी है, यहां पर सरकार की आवश्यकता नहीं है। इस देश में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उन सब में यही होता है, हिमाचल तेलंगाना से लेकर उत्तर प्रदेश, हर जगह। अगर नहीं पता तो प्लीज तैयारी करके आइए, पढ़िए। पहले मैंने कहा था ना बीच में नहीं, मैंने कहा ना बीच में नहीं, ये हर एक कमेटी का तरीका है। जहां पर भी धार्मिक कार्यक्रम होता है वहां पे संयोजक जो है एक लिस्ट बनाकर पुलिस से वेरिफिकेशन कराकर उसके लिस्ट दे देते हैं कि अंदर की जो सारी व्यवस्था है वो हम देखेंगे। यही हमारे सेवादार है, हमारी बिल्कुल सही बात है। वन मंच तक नहीं, बोलने दीजिए ना भाई, मैं आपके बीच में इसीलिए नहीं बोला था कि आप मुझे बोल रहे आप। हाँ, थैंक यू। दूसरा, ये कहा जा रहा है बार बार कि बाबा को बाहर रखा गया है, बाहर करा गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फिर से वही कह रहा हूं, 4 बिंदुओं पर जो है जो न्यायिक आयोग है वो जांच करेगा और रिपोर्ट आगे आने वाले समय में देगा। और उनमें से 4 बिंदु में चौथा बिंदु जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि उन कारणों एवं परिस्थितियों का पता लगाना जिसके कारण भगदड़ मची या यह घटना हुई। मैं मानता हूं कि एसआईटी को लेकर आप बार बार कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस्ड है, सरकार नहीं कार्रवाई करना चाहती, प्रशासन नहीं कार्रवाई करना चाहता, बाबा को नहीं बचाना चाहता। इस देश के रिटायर्ड जस्टिस जो है, क्या वो भी बचाना चाहेंगे? क्या बाबा को क्यों बचाना चाहेंगे? और क्या वो भी इन्फ्लुएंस है इस सरकार से? नहीं। मैं मानता हूं कहीं पर तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। जहां तक आपकी इमोशंस की बात है, यस इमोशन है भाई, बिल्कुल है, कहीं कोई दो राय नहीं। एक व्यक्ति जिसकी भी जान गई होगा, तो अभी आपके हिसाब से मतलब एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है, जो चश्मदीद कह रहे हैं, और जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है उस पर विश्वास कर लेना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि अगर आप इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट आएगी उस पर विश्वास कीजिए। कहीं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन चश्मदीदों की बात पर विश्वास ना किया जाए। किया जाना चाहिए। जो 125 लोगों, जो 127 लोगों के चश्मदीदों की गवाही हुई है, हर किसी पर विश्वास किया जाना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि मन से बाबा ने कहा था, सब समर्थन के दायरे में। तो कहता हूं उस चौथे बिंदु का भी इन्वेस्टिगेशन होना है। और उसमें एक और चीज, मुझे थोड़ी देर और दे दीजिए। नहीं, आप ही से मैं पूछूं। देखो शिवम, आप भी बहुत जेन्युइनली यहां पर अपनी बात रखते हो ना, इसीलिए आप भी वही बात कह रहे हो जो बात हम सब यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि साहब कहीं तो आपको विश्वास करना होगा। और बुनियाद किस पर आपको विश्वास करना होगा? उन पर आपको विश्वास करना होगा जो वहां मौके पर मौजूद थे। और वो कौन थे? वो चश्मदीद थे। वो बता रहे हैं कि साहब मन से बाबा खुद कह रहा था कि मेरी चरण रज से कष्ट दूर हो जाएंगे। वो बता रहे हैं बाबा निकला, उसके पीछे पीछे भक्तों की भीड़ निकली। वो बता रहे हैं गिरते चले गए। और एसआईटी की रिपोर्ट जो ये बयान दर्ज कर रही है, वो बाबा से एक बार कम से कम पूछताछ ही कर लेती। एसआईटी ने जो 127 लोगों से पूछताछ की है, जो 127 लोगों से इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसको लेकर आगे जितनी भी स्थितियां बनी वो देश के सामने रखी हैं। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में भी जब ये जो विषय है न्याय आयोग इस पर रिपोर्ट लेकर आएगा तो वहां पर और चीजें क्लियर होंगी। मैं अभी भी यही कहना चाहता हूं कि जो अदालती विषय में मामला गया है, जांच से कोई बाहर नहीं है। और एक चीज बहुत साफ है, किसी को भी बख्शने से यहां पर राज्य सरकार को कोई लेना देना नहीं है और ना बख्शा जाएगा। लेकिन एक चीज और है, आप जो कह रहे हैं कि हमें शर्म आनी चाहिए, भाजपा को शर्म आनी चाहिए। मनोज काका बहुत सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। आपके मनोज काका के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि बाबा ईमानदार है, बाबा को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। 2 शब्द उस पर भी बोल दो, वहां सारी आपकी जो सिंपैथी है वो मर जाती है क्या? घायलों के प्रति मर जाती है क्या? वहां नहीं रहते क्या आपकी? नहीं, वहां आपकी सिंपैथी नहीं रहती क्या? मतलब कमाल की बात है, भाजपा जो करती है वो गलत है। वही काम अगर समाजवादी कर रहे हैं तो अंतर सही ऐसे नहीं हो सकता भाई। मोदी जी गिरे हुए थे, मोदी जी आपको। अरे भाई क्यों? अरे भाई नहीं फोटो जानिए, देखिए फोटो। बताइए, कह रहे हैं राम गोपाल कह रहे हैं कि नहीं बाबा गलत नहीं है, क्या कहें? बताइए, बेशर्मी है कि नहीं है? अभय जी, आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए सर कि अब 12 जुलाई को जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है सुनवाई के लिए, तो अब आज कहीं ना कहीं एफआईआर रिपोर्ट हमने देख ली, एसआईटी रिपोर्ट हमने देख ली, अब आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ही बनती हुई नजर आ रही है सर। देखिए, उम्मीद तो न्यायपालिका से हमेशा है और रहनी भी चाहिए, क्योंकि अगर उसके प्रति उम्मीद नहीं होगी तो फिर हम लोग अपनी उम्मीद ही खो देंगे। अभी आदरणीय जैन साहब जो बड़ी आश्वस्तदायक बात बोल रहे थे कि बाबा को पुलिस ने तलाश किया, क्योंकि वो पहले पुलिस में रह चुका है, इसलिए वो पुलिस के रवैये से बाहर, रवैये को जानता है, तरीके को जानता है, इसलिए वो नहीं मिला। और अगर वो मिल जाएगा, उसके खिलाफ कोई गवाही होगी, तो मेरा कहना है कि ये जानकारी जैन साहब के जरिए हमें क्यों प्राप्त हो रही है कि बाबा की इतनी तलाशी हुई वगैरह हुई। भाई अगर पुलिस को किसी पर अभियुक्त होने का संदेह है, मैं नहीं कह रहा हूं उसको अभियुक्त मानती है, अगर अभियुक्त होने का संदेह है और संदेह के तहत उस व्यक्ति तलाश की जा रही है, उसको ढूंढा जा रहा है और वो नहीं मिल रहा है,
वो नहीं मिल रहा है, तो इसकी कोई ना कोई जानकारी तो कानून की मशीनरी के जरिए सार्वजनिक जीवन को मिलनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट नागरिक होने के नाते, मतलब क्या मीडिया कर्मी सरकार होने के नाते पुलिस हम ये सब छुपाना लोगों का चाह ये रही अधिकार है कि वो बाबा क्यों तक नहीं मिल पहुंचना चाह रही है और बाबा पहुंच नहीं पा रही है? इस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि जैन साहब आपने बताया आपको ये जानकारी मिली है कि कोशिश की जा रही है बाबा तक पहुंचने की। जैन साहब, बाबा का जो सूरजपाल का बयान दर्ज करने के लिए ढूंढा गया बाबा को, ये गिरफ्तारी करने के लिए नहीं ढूंढा गया। मैंने कभी बिल्कुल बयानी की बात हो रही है सर। हम तो खुद कह रहे हैं कि एसआईटी में जब चश्मदीद अपने बयान दर्ज करा रहे थे उसके आधार पर ही एक बार मैंने तो बार बार बोला सर, रस्मनी बाबा से पूछताछ कर लेते। और पूछताछ का मतलब ये नहीं है कि वो दोषी है, जांच के दायरे में ले आते। यही अभय जी भी कह रहे थे। ये तो सर्वविदित है कि बाबा को सूरजपाल को तलाश किया जा रहा है, लोकेशन नहीं मिल पा रही है। इसमें तो ये तो मीडिया में सभी में आया है, तब सर्वविदित है कि ये कहीं पे अवेलेबल नहीं है और कहां पर है, अननोन लोकेशन पे है और इसका बयान अभी दर्ज नहीं हो पाया। एसआईटी इसका बयान दर्ज करेगी, जुडिशियल कमीशन इसका बयान दर्ज करेगी, क्योंकि ये वहां पर मुख्य वक्ता था। पर सर अगर एसआईटी इसका बयान अभी दर्ज करेगी तो बिना इसका बयान दर्ज किए एसआईटी ने रिपोर्ट पहले ही सौंप दी और ये भी नहीं कहा कि ये इंटरिम रिपोर्ट है। एसआईटी तो अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा कर चुकी है, तो कम से कम एक राइडर ही लगा देते कि अभी बाबा की तलाश की जा रही है, बाबा का बयान भी दर्ज किया जाएगा। हम जैसे लोगों को तसल्ली हो जाती ना सर, हमें यहाँ बैठकर आप लोगों का और अपना वक्त नहीं जाया करना पड़ता, हम किसी और मुद्दे पर चर्चा कर लेते। जैन साहब, आपको क्या लगता है, साफ करना चाहिए था एसआईटी को? एसआईटी जो रिपोर्ट देती है, जो 24 घंटे में मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की थी, पर क्योंकि वहां रिलीफ ऑपरेशंस चल रहे थे, डेड बॉडीज पोस्टमार्टम हो रहे थे, इसलिए वो नहीं हो पाई। 6 दिन लगे हैं उसको रिपोर्ट तैयार करने में। ये रिपोर्ट जो है एसआईटी, ये दिस इज नॉट इन्वेस्टिगेशन, मेरा फिर कहना है। ये इंक्वायरी रिपोर्ट है। इन्वेस्टिगेशन एक जो वहां की लोकल एसआईटी है हाथरस की, वो कर रही है, उसमें विवेचक हैं, वो एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देख रहे हैं साजिश को लेकर कि कोई ऐसे लोग थे क्या भीड़ में जिन्होंने की कोई भगदड़ मचाई। कई बिंदुओं पर विवेचना हो रही है, ये विवेचना नहीं है, ये तो एडीजी और कमिश्नर की जो रिपोर्ट है, इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, इट इज जस्ट सिंपली एन इंक्वायरी रिपोर्ट। उसमें उन्होंने इंगित किया है कि क्या क्या है कमियां, प्रशासन के, पुलिस के कौन अधिकारी थे, सेवादार थे, ऑर्गेनाइजर्स थे, ये मोटे मोटे बिंदु जो हैं वो केवल इसमें आए हैं। ठीक है, तफ्तीश बिल्कुल अलग है और तफ्तीश अलग चल रही है। तो सर आज तो 8 दिन हो गए, पिछले मंगलवार को ये हादसा हुआ था, तो ये इन्वेस्टिगेशन वाली जो रिपोर्ट है वो कब तक आएगी? आप कह रहे हैं कि ये एसआईटी ने जो दी है इसको इंक्वायरी रिपोर्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए। हालांकि इस इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर वो 6 पुलिसकर्मी जो हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन यहाँ तो मामला पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का है ना, और इंसाफ तो तभी होगा जब जांच होगी, जब रिपोर्ट सामने आएगी। तो ऐसे में बाबा से तो कम से कम एक बार पूछताछ हो जाए ना सर। ये तो और बड़ी नाकामी नजर आ रही है यूपी पुलिस की कि उसको पता ही नहीं बाबा कहाँ है। इतनी बेबस है यूपी पुलिस, उसकी नाक के नीचे से बाबा निकल गया, उसको पता ही नहीं सर। जैन साहब, आपका कहना सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं भी जन भावनाओं के साथ मैं भी जन भावनाओं के साथ हूं। मेरा भी ये मानना है कि जो ये सूरजपाल है इसका बयान दर्ज होना चाहिए, जल्दी से जल्दी दर्ज होना चाहिए, सबके सामने ये आना चाहिए, इसको अपने बारे में क्या कहना है, सफाई देनी है वो देनी चाहिए। तो मतलब ये क्लीन चिट नहीं है बाबा को सर? मतलब ये बाबा को क्लीन चिट नहीं है? क्या दोष था? ये क्लीन चिट नहीं है बाबा को? नहीं, कतई नहीं है। किसने कहा? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है इस चर्चा के बाद एक क्लैरिटी आई है कि बाबा के लिए क्लीन चिट नहीं है। जो एसआईटी रिपोर्ट आई है इसको इंक्वायरी रिपोर्ट के तौर पर देखना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। हालांकि यहां पर बड़ा एक तरीके से जो कार्यक्षमता है यूपी पुलिस की, उस पर जरूर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है कि 8 दिन हो गए और यूपी पुलिस को पता ही नहीं अभी तक कि बाबा है कहां, और भोले बाबा को लेकर ढूंढने के प्रयास यूपी पुलिस क्या कर रही है? क्या सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठी है? इसको लेकर भी अब सवाल पूछा जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीद हुए 5 जवानों का पार्थिव शरीर उत्तराखंड पहुंच गया है। मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के काफिले पर जो आतंकी हमला हुआ था, इस हमले में 5 जवान शहीद हुए और 5 जवान उत्तराखंड के थे। ये बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है। उन 5 हमारे वीर जवानों के शहीद होने का समाचार मिला है और ये कायराना हरकत जो हुई है, इस कायराना हरकत का जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। आतंकवाद का खात्मा होगा और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं इतना कह सकता हूँ। पूरा देश, पूरा प्रदेश, सारे लोग उनके साथ हैं, परिवार के साथ हैं और परिवार के मान सम्मान के लिए, उनके मान सम्मान के लिए हमेशा हम सैनिकों को, चूँकि सैनिक बाहुल्य हमारा प्रदेश भी है, वीर भूमि है, तो हमेशा हम प्राथमिकता से उस काम को करते रहे हैं।